अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जाड़ा अपने जोबन पर था। जनवरी का महीना अपनी तमाम तर ठंडक और यकबस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता था या फिर वो थोड़ी देर के लिए झलक दिखाकर गायब हो जाता था। सुबह के वक्त धुंध माहौल और फिजा से दामनगीर नजर आती थी। कारोबारी ज़िंदगी बनिस्बत ताख़ीर से आगाज़ होता और दिन के इख्तिताम के साथ ही सिमट जाता था। गांव देहात में तो वैसे भी ज़िंदगी की रफ्तार कदरे सुस्त होती है। मौसम सरमा ने इस सुस्ती को दो आतिशा कर दिया था। ऐसी ही एक धुंधालू सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो अजीब सी सूरत हाल से वाबस्ता होना पड़ा। मुझसे पहले चंद अफराद वहाँ मौजूद थे जो यकीनन किसी काम ही की गर्ज से वहाँ आए थे। मैं इनके पास से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपने कमरे पर कुर्सी पर बैठा, कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह सुबह तुम लोगों ने बरामदे में रश लगाया हुआ है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़कर लाए हैं। इन दिनों मैं किला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था और हुसैनाबाद मेरे थाने की हुदूद में आता था। मौजा हुसैनाबाद कमोबेश 200 घरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था जहां चौधरी बशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने से 2 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर लेकर आओ। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल असलम कंभो वापस आ गया। उसके साथ निस्फ दर्जन अफराद भी थे। इन्हीं में एक मोटा ताज़ा बंदा खासा घबराया हुआ और मुसीबत ज़दा नज़र आता था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद अंदाज में देखते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बज़ात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दें। तुम कौन हो? मैंने इस खुशीले आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं चौधरी साहब का ख़ास बंदा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप इस चोर को थाने में बंद कर दें। आखिरी जुमला उसने चोर की तरफ इशारा करते हुए अदा किया था। कदीर नामी इस बंदे का अंदाज मुझे कतन पसंद नहीं आया। मैंने डांट से मुशाबा लहजे में पूछा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अल्लाह के बंदे होगे, पर तुम कह रहे हो चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से बुरी तरह उलझ कर रह गया। वो सिर पिटाए हुए लहजे में बोला, वो जी, मेरा मतलब था मैं चौधरी बशारत साहब की हवेली में होता हूँ, इनका ख़ास खिदमतगार हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा कहो ना। मैंने उसके ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। कदीर, ये बताओ, इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ या तुम? ज़ाहिर है जनाब, आप ही हैं, वो गड़बड़ा कर बोला। तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं हर नौयत के जुराइम और उनकी मुकर्ररा सज़ाओं के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो कि जिस बंदे को तुम लोग एक चोर की हैसियत से पकड़ कर लाए हो, इसके साथ क्या सलूक करना है, ये मैं बेहतर जानता हूँ। वो अंदर से सुलग कर रह गया, ताहम बज़ाहिर बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है जनाब, आप ही करें जो भी करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकमान अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब उल्टे कदम मुड़ गए, लेकिन एक पस्ता कामत मोटा बंदा कदीर के बराबर में खड़ा रहा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। यह भी मेरे साथ ही चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने मुतज़क्करा बाला चोर का सरतापा तनकीदी जायज़ा लिया और जिसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद, बदन माइल बफरबी, सूरत आमसी, गाल फूले हुए, रंगत गंदुमी और सर के बाल घुंघरियाले। इसने हल्की सी मूछें भी रखी हुई थीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकिर, उसने डरे सहमे अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये उधर हुसैनाबाद ही का रहने वाला है, जब्बार नामी शख्स ने चोर के बोलने से पहले ही कह दिया। 1 नंबर का हड हराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा है? मैंने घूरकर जब्बार की तरफ देखा। नहीं, वो गड़बड़ा गया।
आपने शाकिर से पूछा है? तो फिर तुम भी बाहर बरामदे में जाकर बैठो। मैंने कमरे के दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गया। लगता था कि चौधरी बशारत अली ने अपने बंदों को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा था। मैं काफ़ी अरसे से इस थाने में महकमा जाती फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मैं चौधरी को और चौधरी मुझे अच्छी तरह जानता था, लेकिन किसी काम के हवाले से यह हमारा पहला वास्ता था। मेरे सुनने में यही आया था कि बशारत अली एक मगरूर और खुदसर चौधरी था। मैंने शाकिर की तरफ मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, तो तुम हुसैनाबाद ही के रहने वाले हो? जी जी, वो थूक निकलते हुए बोला। चौधरी के बंदे ने तुम्हें हड हराम क्यों कहा? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या तुम कोई काम वाम भी करते हो या चोरी चकारी पर ही गुजारा हो रहा है? जनाब, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो खेत मजदूर हूँ। कभी काम करता हूँ, कभी फारिग होता हूँ। और जब फारिग होते हो तो चोरियाँ क्यों करते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें और कोई ढंग का शरीफाना काम समझ में नहीं आता? माई बाप, मैं कोई आदि चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ ही नहीं। वो चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए बोला। ये लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल भी नहीं हुआ। मैंने चोर की फरियाद पर रूए सुखन कदीर की जानिब मोड़ा और इस्तफसार किया। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया कि इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है, मगर ये तो साफ इनकारी है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जनाब, ये कमीना सरासर झूठ बोल रहा है। वो नागवारी से शाकिर को घूरते हुए बोला। हमने इसे हवेली के अंदर से पकड़ा है। झूठ झूठ ये लोग बोल रहे हैं जी। शाकिर ने मदद तलब नज़र से मुझे देखा और बताया, इन लोगों ने मुझे हवेली के पिछवाड़े से पकड़ा है और बहुत ज़्यादा मारा भी है। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मैं ना तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल हुआ हूँ और ना ही मैंने कोई चीज़ चुराई है। ये क्या मजरा है कदीर? मैंने इस्तफसारी अंदाज में चौधरी बशारत अली के बंदे की तरफ देखा। जनाब, झूठ हम नहीं, ये लफंगा बोल रहा है, कदीर ने जारिहाना लहजे में कहा। आप इसे ट्रायल रूम में ले जाकर ज़रा सख्ती करें तो ये सब कुछ उगल देगा। इसकी ज़बान किस तरह खुलवाना है, ये मैं खुद तय करूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इसने चौधरी साहब की हवेली से क्या चोरी किया है। वो तो जनाब हमने इसे वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया है, वो अपने बयान को तब्दील करते हुए बोला। अगर इस पर हमारी नज़र ना पड़ती तो इसका दाव लग जाता। और मगर पहले तो तुमने बड़े वसूख से बताया था कि शाकिर ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही टोक दिया। अब तुम कह रहे हो कि अगर तुम लोग इसे पकड़ ना लेते तो ये वारदात करने में कामयाब हो जाता। इस गलत बयानी का मतलब क्या है? वो जनाब, मेरे कहने का मतलब यही था कि वो संभलते हुए बोला, इसको मौका नहीं मिल सका, वरना शरना के किस्से बाद में छेड़ना। मैंने एक मर्तबा फिर उसकी बात काट दी। सिर्फ ये बताओ कि उसने चौधरी की हवेली में से कुछ चुराया है या नहीं। इसे कुछ भी चुराने का मौका नहीं मिल सका, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला। कदीर की पसपाई को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस मामले के पीछे कोई और ही कहानी है। जो कुछ नज़र आ रहा है या ये कि जो कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ थी। कदीर का जारिहाना अंदाज और फिर अचानक नरम पड़ जाना इस अमर पर दलालत करता था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने अपना एक ख़ास जहन बनाने के बाद कदीर से पूछा, हुसैनाबाद मेरे थाने से कोसों दूर तो नहीं? इतना बड़ा वाक़या हो गया और चौधरी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? जनाब, चौधरी साहब उधर हवेली ही में हैं, कदीर ने जवाब दिया। इनकी तबीयत रात ही से ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे थाने भेजा है। कदीर की वजाहत से मेरा दिल मुतमईन न हो सका। ये तो मुझे बड़े वाज़े अंदाज में महसूस हो गया था कि इस मामले की तह में ज़रूर कोई हेर फेर है। क्या हेर फेर है, इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि मैं कदीर को फिलफौर चलता कर दूं और मुबैना चोर यानी शकीर से तन्हाई में पूछगछ करूं। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने कदीर से कहा, ठीक है, समझ लो कि मैंने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, अब ये मेरे कब्जे में है, तुम वापस जा सकते हो। जनाब, मैं चौधरी साहब को जाकर क्या कहूँ? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। इनसे कहना कि मैं चोर से कड़ी पूछगछ कर रहा हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। जो भी नतीजा बरामद हुआ सामने आ जाएगा। अगर शाम तक चौधरी साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो वो थाने आकर मुझसे मुलाकात कर लें। जी बहुत अच्छा, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला। मैंने कदीर के इत्मीनान और तसल्ली की खातिर अपनी जगह बैठे बैठे
कांस्टेबल असलम कम्बू को आवाज़ लगाई। अगले ही लम्हे वो चिरागी जिन के मानित मेरे सामने हाजिर हो गया। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, असलम, इस चोर की औलाद को हवलदार जहांगीर के हवाले कर दो। मैंने शाकिर की जानिब इशारा भी कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद इससे तफ्तीश करता हूँ। ओए चलो, असलम ने शाकिर की तरफ देखते हुए कहा, दर हवालात में तुम्हारी खिदमत करते हैं। बात ख़त्म करते ही असलम ने इस्तफसारी अंदाज में मेरी तरफ देखा तो मैंने निगाहों में इसे समझा दिया कि मुज़िम शाकिर के साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं करनी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और शाकिर को लेकर चला गया। मेरे इन जारहाना अहकाम ने कदीर को बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। वो भी मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। इसके रुखसत होने का मतलब यही था कि इसके साथ आने वाले निस्फ दर्जन अफराद भी थाने की हुदूद से जा चुके थे। इनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने एएसआई यूनुस मिर्ज़ा को अपने पास बुला लिया। यूनुस मिर्ज़ा बहुत ही मेहनती और पुरअज़म पुलिस ऑफिसर था। उसका शुमार उन पुलिस एहलकारों में होता था जिनमें तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत पाई जाती है और दुनिया की कोई भी मनफी ताकत इनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इन दिनों एक खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ कत्ल की तफ्तीश चल रही थी। इसी सिलसिले में मैंने एक अहम मिशन यूनुस मिर्ज़ा के हवाले कर रखा था। अभी मैंने इसी सिलसिले में इसे अपने पास बुलाया था। इसने मेरे पास आकर सल्यूट किया और बड़ी शाइस्तगी से बोला, जी हुक्म मलिक साहब। यूनुस, तुम आज लाहौर रवाना हो जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मेरी एसपी साहब से बात हो गई है। उन्होंने हमारे मसले के बारे में लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर को बता दिया है। वो लोग तुमसे भरपूर ताउन करेंगे। ठीक है मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं 15-20 मिनट में निकलता हूँ। तमाम तहकीकी और तफ्तीशी काम मुकम्मल करके वापस आना है। मैंने उस पर वाज़े करते हुए कहा, अगर रात को लाहौर में रुकना भी पड़ जाए तो खैर है। जी मैं समझ गया। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप फिक्र न करें मलिक साहब, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। एएसआई यूनुस मिर्ज़ा को लाहौर रवाना करने के बाद मैंने चोर शाकिर को अपने पास बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी मेज़ की दूसरी जानिब खड़ा था। मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा और सनसनाते हुए लहजे में पूछा, यूं ही खड़े होकर मेरे सवालों के जवाब दोगे या मैं तुम्हें बैठने का मौका दूं? आप थाने के मालिक हैं सरकार। वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपकी मर्जी है, जो भी करें। अगर तुम सच बोलने का वादा करो तो मैं कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दे सकता हूँ। मैंने टटोलने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। थानेदार साहब, वो लजाजत भरे लहजे में बोला, रब की कसम, मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला और आगे भी सच बोलने का वादा करता हूँ जी। तो ये बात दुरुस्त है कि तुमने चौधरी बशारत की हवेली में कोई चोरी वोरी नहीं की? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। मैंने चौधरी साहब की हवेली से एक तिनका भी नहीं चुराया जनाब, उसने जवाब दिया। आप चाहें तो मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने को तैयार हूँ। मेरा काम कस्में खाने या कुरान पाक उठाने से नहीं चलता और ना ही मैं अपने महकमा जाती फ़राइज़ में इन मामलात को लाने के बारे में सोच भी सकता हूँ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ और ये भी वाज़े कर दूँ कि अगर किसी भी मरहले पर तुम्हारी दरोगोई पकड़ी गई तो फिर जहन में ये भी रखो कि मुझसे ज़्यादा जालिम और जाबिर और कोई नहीं होगा। मेरी इस ढकी छुपी संगीन धमकी पर वो एक झुरझुरी लेकर रह गया। फिर मोतदिल अंदाज में बोला, यकीन करें थानेदार साहब, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छी बात है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, बैठ जाओ। थोड़ी सी झिझक के बाद वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे इस केस में किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो चुका था। कदीर का रवैया यही जाहिर करता था कि वह हर कीमत पर शाकिर को चोरी वाले मामले में फंसाकर कड़ी सज़ा दिलवाने की ख्वाहिश रखता था और यह भी जाहिर था कि ये कदीर की ज़ाती ख्वाहिश नहीं हो सकती थी। इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे यकीनन चौधरी बशारत अली का जहन काम कर रहा था। हक़ाइक़ की तह तक रसाई हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि मैं बहला फुसलाकर और उसे एतमाद का यकीन दिलाकर कुछ उगलवाने की कोशिश करूं। मैं इस पॉलिसी का हामी था कि अगर सीधी उंगली से घी निकल सकता हो तो फिर उंगली को टेढ़ा करके तकलीफ़ उठाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और मैं इस वक्त यही कर रहा था। तो ये भी गलत है कि तुम हवेली के अंदर दाखिल हुए थे? मैंने शाकिर की आंखों में देखते हुए नरमी से सवाल किया। इन लोगों ने तुम्हें हवेली के पिछवाड़े से पकड़ा था? जी हाँ। चौधरी साहब के बंदे सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो थूक निगलते हुए बोला।
मैंने हवेली के अंदर बिल्कुल कदम नहीं रखा। इन लोगों ने मुझे हवेली के पीछे खेतों के अंदर से पकड़ा है। तुम हवेली के पिछवाड़े कर क्या रहे थे? जनाब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। मैं रफ़े हाजित के लिए उस तरफ गया था। शाकिर की वजाहत समझ में आने वाली बात थी। मैंने वो इलाका अच्छी तरह देख रखा था। चौधरी की हवेली के अंदर जाने का तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। ताहम महकमा जाती ज़रूरत के तहत कई मरतबा इधर से गुजर ज़रूर हुआ था। चौधरी की बशारत अली की हवेली के अक़ब में तहत निगाह सब्ज़ो शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। चौधरी के बंदों ने तुम्हें कब पकड़ा था? मैंने शाकिर के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पूछा। आधी रात को जी, उसने जवाब दिया। यही कोई 11 बजे का वक्त होगा। और इस वक्त से तुम इन्हीं लोगों के पास थे? मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए सवाल किया। हाँ जी, वो फरियादी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। उन्होंने मुझे बहुत मारा है जी, और ठंडी ठार रात में मुझे डंगरों वाले बाड़े में बंद करके भी रखा है। ये बहुत जालिम लोग हैं जनाब। क्या इस दौरान में तुम्हारी चौधरी से भी मुलाकात हुई है? जी, आज सुबह मुझे चौधरी साहब के सामने पेश किया गया था, उसने दुखी लहजे में जवाब दिया। कदीर और जब्बान ने मेरे सामने चौधरी साहब को बताया कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। चौधरी साहब मुझे ऐसी नज़र से देखने लगे जैसे सदियों से इन्हें मेरी ही तलाश थी। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में मुझसे वही सवाल किए जो आपने किए हैं। मैंने चौधरी साहब के सामने भी सच बोला। इस पर चौधरी साहब ने भी मुझे 2-4 थप्पड़ मारे और मेरी पसलियों पर ठुड्डे भी रसीद किए। फिर अपने डशकरों से कहा, ये कमज़ाद ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने में बंद करा दो। मैं बाद में थानेदार से खुद बात कर लूँगा। लम्हे भर को रुककर उसने सांस दुरुस्त की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। अब किसी भी वक्त चौधरी साहब थाने आकर आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप मेरे साथ बदतरीन सलूक करें। बात ख़त्म करके वो रहम तलब अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सरकार। देखो शाकिर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने आज तक अपने अफसराने बाला का नाजायज़ दबाव तस्लीम नहीं किया, तो ये चौधरी बशारत अली मेरे सामने क्या बेचता है? इस सिलसिले में तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया और मेरे सामने किसी गलत बयानी से काम नहीं लोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आप दूसरे पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने उसके आखिरी जुमले पर तवज्जो नहीं दी और बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, शाकिर, तुम्हारी बातों और चौधरी बशारत के रवैये से तो यही जाहिर होता है कि वो लोग काफ़ी दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। ऐसा क्यों? इस बात की वजाहत तुम करोगे? जनाब, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर क्या? मेरे अंदाज से झुंझुलाहट झलकने लगी। चौधरी का दिमाग ख़राब हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो राज़दाराना लहजे में बोला। मुझे भी यही लग रहा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लग रहा है? कि चौधरी साहब का दिमाग ख़राब हो गया है। उसकी संजीदगी में ज़रा सी भी कमी वाक़ई ना हुई। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफ़सार किया। मतलब क्या है तुम्हारा? जनाबे वाला, वो बदस्तूर आवाज़ को धीमा रखते हुए बोला। जब से चौधरी साहब ने दूसरी शादी की है, इनका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया है। ये बात मेरे इल्म में थी कि कोई 6-7 माह पहले हुसैनाबाद के चौधरी बशारत अली ने दूसरी शादी कर ली थी। इससे ज़्यादा तफसीलात मेरे इल्म में नहीं थी। मुबैना चोर शाकिर की ज़बानी चौधरी की दूसरी शादी का जिक्र सुना तो मेरे अंदर खुद ब खुद उसके बारे में जानने का इश्तियाक पैदा हो गया। चौधरी साहब की दूसरी शादी का इसके बदले हुए रवैये से क्या ताल्लुक़ है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया। ज़रा वजाहत तो करो कि दूसरी शादी के बाद चौधरी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? जनाब, ये बात सिर्फ मेरे पीछे पड़ने की नहीं है, उसने आंखें फैलाते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि इसे नूर हुसैन की बद्दुआ लगी है, जिससे चौधरी साहब का दिमाग काबू में नहीं, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहे हैं। शाकिर की बेरब्त बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही थीं, ताहम मेरे अंदर एक आवाज़ उठ रही थी कि इन बातों के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। मैंने कुरेदने का अमल जारी रखते हुए शाकिर से पूछा, चौधरी की दिमागी हालत और उसकी अजीब व गरीब हरकतों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि नूर हुसैन कौन है और उसने चौधरी को बद्दुआ क्यों दी है? नूर हुसैन भी हुसैनाबाद ही में रहता है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद है। इसका बाप सब्जी मंडी में एक आड़ती के पास मुंशीगिरी करता है। नूर हुसैन भी उधर सब्जी मंडी ही में
पल्लेदारी का काम करता है। और जहाँ तक नूर हुसैन की बद्दुआ का ताल्लुक है जनाब, वो थोड़ी देर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, नूर हुसैन की जगह अगर मैं भी होता तो चौधरी साहब के लिए मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती। पर चौधरी ने नूर हुसैन के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया है? मैंने उलझन ज़दा लहजे में सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चौधरी साहब की दूसरी शादी का जिक्र किया है न जी, वो गहरी संजीदगी से बोला। चौधरी साहब ने खूबसूरत लड़की नौरीन से शादी की है। ये नौरीन पहले नूर हुसैन की मंगेतर थी। क्या? मैंने बेसाख्ता कहा। जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो अपनी बात में जोर भरते हुए बोला। नूर हुसैन और नौरीन की मंगनी कोई 1 साल तक रही, फिर चौधरी साहब नौरीन पर रीझ गए। उन्होंने नौरीन की माँ खालदा को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने नौरीन और नूर हुसैन की मंगनी तोड़ दी और बाद में नौरीन की शादी चौधरी साहब से कर दी। ओह, तो ये हुआ था? मैंने पुरख्याल अंदाज में फिर पूछा। क्या इस मौके पर नौरीन के बाप या नूर हुसैन के वालिदैन में से किसी ने शोर नहीं मचाया? जनाब, नूर हुसैन का बाप इसहाक तो कई साल पहले ही इंतकाल कर चुका है, शाकिर ने जवाब दिया। और नूर हुसैन के वालिदैन बेचारे गरीब लोग हैं, वो चौधरी साहब के आगे क्या शोर मचाएंगे। अलबत्ता मैंने इन्हें नौरीन की माँ खालदा को गालियाँ देते हुए सुना है। दुखे हुए दिल से कभी किसी के लिए दुआ तो नहीं निकल सकती ना? उसने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इन अल्फाज में इजाफा किया। अब आप नूर हुसैन की बेबसी का खुद ही अंदाज़ा लगा लें। चौधरी साहब ने उसके साथ जो कुछ किया है, इसके बाद वो दिल ही दिल में इन्हें बद्दुआएं भी नहीं देगा तो क्या फूलों के हार पहनाएगा। चौधरी बशारत अली की दूसरी शादी जुल्म जबर की एक छोटी सी दास्तान थी। गांव देहात हो या शहर, इस नौयत की दास्तानें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। ज़माने का दस्तूर यही है कि ताकतवर का सिक्का चलता है और कमज़ोर को हर हाल में मुतासिर होना पड़ता है। मुतासरीन के दिल से जालिमों और जाबरों के लिए यकीनन बद्दुआएं ही निकल सकती हैं। सो नूर हुसैन किसी भी सूरत में चौधरी की खैर खाही के बारे में नहीं सोच सकता था। मैंने मज़ीद 15 मिनट तक घुमा फिरा कर शाकिर से मुख्तलिफ सवालात किए और मुझे यकीन हो गया कि वो किसी भी पहलू से कसूरवार नहीं था। मैंने उससे नौरीन और नूर हुसैन और चौधरी बशारत के हवाले से अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली और आखिर में कहा, शाकिर तुम्हें आज का दिन मेरे थाने के हवालात में गुजारना होगा। वो क्यों जी? उसने उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखा। जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर आप मुझे कैद क्यों कर रहे हैं? घर में मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मुझे जाने दें जनाब। जाने दूंगा, मगर कल सुबह, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं समझा नहीं जनाब। मैंने उसे समझाया, पहली बात तो ये कि मैं एक दिन तक तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारे बयान की तस्दीक करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बताई हुई बातों में कोई खोट ना निकली तो कल सुबह तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा और तुम जितनी देर इस थाने के हवालात में रहोगे तुम्हारे साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। तुम्हें साफ़ सुथरा खाना मिलेगा और रात को सोने के लिए तुम्हें गर्म कंबल भी फराहम किया जाएगा। हवालात की रात चौधरी बशारत के बाड़े में गुजरने वाली रात से ज़्यादा आरामदेह और फरत बख्श होगी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और इजाफा करते हुए कहा, दूसरी बात यह कि तुम हुसैनाबाद की बनिस्बत यहाँ थाने में ज़्यादा महफूज हो। अगर बाहर घूमते फिरते दिखाई दिए तो चौधरी के बंदे फिर तुम्हारी ठुकाई करेंगे और हो सकता है कि जान ही से मार डालें।